नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल पर बात करते हैं। यह पार्टी है जिसका गठन ही अलग राज्य उत्तराखंड बनाने के लिए हुआ था और उसने ईमानदारी से इस आंदोलन को चलाया भी और राज्य दिलाया भी। परंतु आज यह पार्टी कहाँ है? आप झारखंड में देखिए, झारखंड की मांग करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सरकार चला रही है, पहले भी चलाती रही है या विपक्षी पार्टी बन के रही है। लेकिन उसी तरह की पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल आखिर क्यों हाशिए पर चली गई? उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में कूद गया है। इसी तमाम जो मुद्दे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास, उसकी गाथा जो भी है, उस पर इस बार मैं आपसे बात करूंगा। उत्तराखंड क्रांति दल इस बार भी विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। जिस पार्टी को वास्तव में वहां राज करना चाहिए था, आज वह हाशिए पर है। 70 विधानसभा सीटों में से वह अधिकतम 3 सीटें जीत पाई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? 80 के दशक में उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को घर घर पहुंचा दिया था। माना जाता है कि कुछ इसकी गलतियों, कमियों से आज यह पार्टी आज हाशिए पर चली गई। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष और प्रमुख आंदोलनकारी काशी सिंह ऐरी जी से मैंने इस बारे में कुछ सवाल पूछा। वो देहरादून में थे। मैं इतना जरूर बता दूं कि इसी मुद्दे पर 2017 में जब मेरी उत्तराखंड आंदोलन पर लिखी एक पुस्तक आई थी, ये पुस्तक है उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, तो उसको लेकर देहरादून के टाउन हॉल में कार्यक्रम हुआ था। उसमें ऐरी जी भी थे, लगभग सभी पार्टियों के उसमें नेता थे, कांग्रेस भी थी और सीपीआई भी थी और सभी पार्टियों के उसमें लोग थे। उसमें इस पुस्तक को लेके बात भी हुई थी। तो उसमें तब भी मैंने ऐरी जी से यही पूछा था कि ऐरी जी आपकी कुछ कमियां थी पार्टी की, यदि वो न होती, कुछ भूल हुई थी, तो आज आप सत्ता में होते, सरकार चला रहे होते। उन्होंने भी उस बात को माना था। और आज पहले ऐरी जी की बात सुन लेते हैं और फिर मैं उससे आगे बात करूंगा। विभिन्न संगठन जो थे ना, जैसे छात्र संगठन थे, हाँ, कर्मचारी संगठन थे, हाँ, और वकीलों के, व्यापारियों के संगठन, इन लोगों ने कहा कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी यानी उत्तराखंड क्रांति के झंडे के नीचे आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन करना चाहते हैं। हाँ। तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। हमने कहा ठीक है, उत्तराखंड का आंदोलन नहीं रहेगा, आप सब लोग आओ। और हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। हाँ, हाँ, हाँ। तो 94 का जो जन आंदोलन हुआ, जो पूरी तरह से एक किस्म से जन क्रांति हुई, वो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुई। हाँ। उसमें हमारा उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की लड़ाई को परवान चढ़ाना था। उत्तराखंड का आंदोलन बने न बने, उसका संगठन रहे न रहे, इसकी हमको चिंता उस वक्त नहीं थी। हाँ। हमारी मुख्य चिंता उत्तराखंड राज्य हासिल करना था। हाँ। और उसमें हम लोग सफल हुए। चुनाव बहिष्कार भी उसी रणनीति का एक हिस्सा थी। हाँ। और 96 में हमने चुनाव बहिष्कार किया था। उससे उत्तराखंड के आंदोलन को तो नुकसान हुआ राजनीतिक दल के रूप में, लेकिन जो हमारा करना, वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, एक दबाव बना। और आपको ध्यान होगा कि 96 में थी, देवी गौड़ा जी इसके प्रधानमंत्री थे। हाँ। बीपी सिंह और इन लोगों ने देवी गौड़ा जी को समझाया। हाँ। कि भाई अभी इतना बड़ा आंदोलन हो गया उत्तराखंड में, इतनी शहादतें हो गई हैं, तो इनको हक मिलना चाहिए। हाँ। तो नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त को लाल किले से देवी गौड़ा जी ने घोषणा कर दी जी 96 में। हाँ। तो राज्य की नींव पड़ गई, क्योंकि वो लाल किले की घोषणा थी, वो कोई ऐसा आश्वासन नहीं था। हाँ। और राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन ये उत्तराखंड कांडल का जो भी वो कैडर था, वो सब इसी में लग गया। और एक
ये संगठित राजनीतिक दल जो हमको बन जाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। उसी का नतीजा हुआ कि राज्य बना और 2002 में पहले चुनाव हुए तो निश्चित तौर पर वो जो जन समर्थन हमको मिलना चाहिए था एक राजनीतिक दल को जिसने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उसको वो समर्थन नहीं मिला। और फिर 2007 के चुनाव के बाद थोड़ा सा हमारे आपस में नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा आगे कर दी, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ मनमुटाव हुए, तो तमाम सारी चीजें हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि दल कमजोर हुआ। ये उसमें जनता की जो भागीदारी है इस उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर होने में, जब जनता को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कहीं कहीं, लेकिन जनता के साथ साथ हमारे संगठन की, हमारे नेताओं की कमी भी रही, जिसको हमको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। एरी जी के अपने कुछ तर्क हो सकते हैं, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की कुछ कमियां थी। एक कमी तो यही थी कि उसे जो राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का जो नारा दिया था, उससे क्या हुआ कि उसने बीजेपी के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया था और उसके बाद ये पार्टी हांसी पर चली गई। क्योंकि उत्तराखंड की जो मांग थी वो एक विशुद्ध तौर पे राजनीतिक मुद्दा था और उसे राजनीतिक तौर पर लड़ा जाना चाहिए था। यूकेडी यही गलती करके वो राजनीतिक जो मैदान से उससे बाहर हो गई थी। एक कमी तो उसकी थी, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन तब तक दूसरी और बातें भी करती थी। दूसरा, यूकेडी आंदोलन तो करती रही लेकिन उसने अपना संगठन नहीं बनाया, संगठन पर उसने ध्यान नहीं दिया। कम से कम वह बीजेपी से सीख सकती थी कि बूथ लेवल तक कैसे संगठन बनाया जा सकता है। और उनको काशी सिंह एरी को कम से कम बसपा के काशीराम जी से एक बात उनको सीख लेनी चाहिए थी यूकेडी को। काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ो और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। ये उन्होंने ये भी सबक नहीं सीखा था। इसके अलावा तीसरा ये कारण था कि यूकेडी में बहुत आपसी झगड़े होते रहे। राज्य बनने से पहले भी ये पार्टी कई फाड़ होती गई और अब भी एक टूटती रही, बनती रही, मिलते जुलते रहे और इससे जनता का विश्वास खोती चली गई। इसके अलावा एक बात और रही कि आंदोलन के दौरान ही कोई बडोनी जी को पहाड़ का गांधी कहने लग गया और यूकेडी के एक और नेता दिवाकर भट्ट खुद को फील्ड मार्शल कहलाने लगे थे और इन तमाम बातों से, और खुद कहते हैं कि एक पहाड़ के गांधी हो गए थे एरी जी नेहरू बनने की उस चक्कर में, और ये पार्टी हांसी पर चली गई। इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें यूकेडी की विश्वसनीयता खो गई थी, लोगों की नज़रों से वो उतर चली गई थी। एक और बड़ा कारण था, उस दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन भी चल रहा था। उससे पहले मंडल कमीशन की जो सिफारिशों के कारण पूरा जो जातीय उन्माद फैला था, उसके बाद धर्म का उन्माद फैल गया था। हुआ ये कि यूकेडी वामपंथियों के फेरे में रही, उनके चक्कर में रही। खासतौर पर नैनीताल के जो वामपंथी थे उनके चक्कर में यूकेडी हांसी पर गई। एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है, इन्हीं वामपंथियों ने यूकेडी को सलाह दी कि चुनाव मत लड़ो, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। वामपंथियों से उत्तराखंड के धार्मिक लोगों को पसंद नहीं आई, उनकी विचारधारा वो जो थी वो उनके अनुकूल भी नहीं लगे। इन तमाम कारणों से यूकेडी हांसी में चली गई। अब सबसे पहले आप हम यूकेडी की एक उस बात से शुरू करते हैं कि आखिर यूकेडी कैसे जन्म में आई थी। अब थोड़ा पीछे के इतिहास में चलते हैं। बात 1979 की है। 24-25 जुलाई को मसूर में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन किया था और इसके आयोजक थे पत्रकार द्वारिका प्रसाद उनियाल। इस कार्यक्रम में नित्यानंद भट्ट, डॉक्टर डी पंत, जगदीश कापड़ी, के उनियाल, ललित किशोर पांडे, वीर सिंह ठाकुर, हुकम सिंह पवार, इंद्रमणि बडोनी और देवेंद्र सनवाल जैसे कई लोग शामिल हुए थे और कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी आए थे। इस सम्मेलन में बात ये बनी थी कि उत्तराखंड के लोगों को
अपनी मांग को लिए, राज्य की मांग को लिए एक संगठन बनना चाहिए और उत्तराखंड के लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक बनाने की भी कोशिश होनी चाहिए। और इसका ये फल रहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अस्तित्व में आया और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर देवी दत्त पांडे। और 80 के दशक में यूकेडी ने उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इस मांग को घर घर, इसमें फिर मुख्यतः इंद्रमणि बडोनी, विपिन त्रिपाठी, काशी सिंह एरी और कई लोग इसमें अच्छे आंदोलनकारी साबित हुए। और यूकेडी ने इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने विधायक, एक एक विधायक ऐसे चुनकर भेजने शुरू हो गए थे। लोग उनको चुनने लग गए थे, मानने लगी थी। उसे अपनी दमदार उपस्थिति वो उत्तराखंड में उसने राजनीतिक तौर पर शुरू कर दी थी। 94 में जब आंदोलन हुआ, उत्तराखंड आंदोलन, तो यूकेडी सबसे आगे उसमें कूद पड़ी थी। और चूंकि जैसे एरी जी ने कहा कि और राजनीतिक दल, छात्र और ये नहीं चाहते थे कि यूकेडी के आंदोलन में उसके नेतृत्व में न हो, तो उन्होंने एक फिर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बना दी थी। ये आंदोलन चलता रहा, ये किस्से सबको पता है। लेकिन जब 1996 के चुनाव हुए तो यूकेडी ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दे दिया था। मेरी किताब ये जो है, इसमें मैंने साफ लिखा है, यह है 272 पेज पर। लोकसभा चुनाव का बिजुल पक चुका था। उत्तराखंड संघर्ष समिति ने 8 अप्रैल 1996 को राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का ऐलान कर दिया था। तब इस समिति में उत्तराखंड क्रांति दल ही रह गया था और यूकेडी ने इस तरह 1996 का चुनाव नहीं लड़ा। इससे भाजपा और कांग्रेस के लिए मैदान खाली हो गया था। तब हालांकि उत्तराखंड में एनडी तिवारी अपनी तिवारी कांग्रेस के तहत मैदान में थे और इस तरह वहाँ कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, तिवारी कांग्रेस भी थी, लेकिन यूकेडी चुनाव की लाइन से आउट हो गई थी। यूकेडी का यह फैसला आत्मघाती साबित हुआ है। इसे राजनीतिक तौर पर इसे परिपक्व फैसला नहीं माना गया, क्योंकि तब यह सभी जानते थे कि उत्तराखंड राज्य की मांग एक राजनीतिक संघर्ष था। इसे राजनीतिक तौर पर ही लड़ा जाना चाहिए था। हर युद्ध जो है या हर संघर्ष जो है या हर समय आप सड़कों पर नारेबाजी से ही नहीं चल सकते थे। और वैसे भी मुजफ्फरनगर कांड और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों के बलिदान के बावजूद तब तक कुछ हासिल नहीं हो पाया था। लंबी हड़ताल के बाद सरकारी कर्मचारी भी आर्थिक तौर पर बेहाल हो चुके थे, लोग हताश थे, और लेकिन यूकेडी की बात समझ नहीं आई। इस तरह क्या हुआ ये कि उत्तराखंड में जो क्रांति दल था उसके कार्यकर्ता भी बडोनी जी और एरी के इस फैसले से सहमत नहीं थे। वे इसे इनका तानाशाही रवैया मानते थे। इस मेरी पुस्तक में लिखा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के अल्मोड़ा अधिवेशन में जो बात सबसे ज़्यादा विवाद का विषय बनी और अंततः जिस पर उत्तराखंड के क्रांति दल के काशी सिंह एरी और इंद्रमणि बडोनी की तानाशाही परवान चढ़ी, वह राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का मुद्दा था। यूकेडी को चुनाव में खड़ा देखने वाले कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का तर्क था कि आज तक राज्य की बात सिर्फ इसलिए दमदार तरीके से नहीं उठाई जा सकी कि लोकसभा और विधानसभा के अलावा का स्थानीय निकायों में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। चुनाव बहिष्कार के मुद्दे का उदाहरण दिया गया था कि 80 के दशक में पंजाब में अकाली दल ने चुनाव का बहिष्कार किया और कांग्रेस ने मतदान कराकर मात्र 10% मतों पर वहां सरकार बना दी थी और बेअंत सरकार वहां पे अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन काशी सिंह एरी और इंद्रमणि बडोनी दोनों चुनाव को कार्यकर्ताओं की चुनावी महत्वाकांक्षा बताकर उन्होंने यह मुद्दा उत्तराखंड संघर्ष समिति पर छोड़ दिया था। और चूंकि उत्तराखंड संघर्ष समिति में वहाँ मुख्य तौर पर यूकेडी रह गई थी, इसलिए यह फैसला यह हुआ कि चुनाव न लड़ा जाए। और इससे क्या हुआ कि उनका एक धड़ा अलग हो गया था और एक पार्टी टूटी और इस पार्टी में एक तरफ इंद्रमणि बडोनी और एरी रह गए, दूसरी तरफ दिवाकर भट्ट और पूर्ण सिंह डंगवाल। इसमें क्या हुआ कि जो इनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो क्रांति दल के इस फैसले को नैनीताल के
जुड़े वामपंथियों ने ही समर्थन किया था। उनका ये कहना था, ये मेरी पुस्तक में लिखा है, कि ऐसे अवसर पर उत्तराखंड पर चुनाव थोपना घाव पर नमक छिड़कने जैसा हुआ है, अतः चुनाव बहिष्कार की जो मांग उठी है, जिन लोगों को विश्वास सौंपा जाए वे विश्वास के अयोग्य निकले तो बहिष्कार ही एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है। और उन्होंने गांधी जी का भी इसमें उपयोग किया और कहा कि गांधी जी ने भी एकाधिक अवसरों पर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया था। अब गांधी जी की जो बात करते हैं वो आज़ादी से पहले की बात थी, तब अंग्रेजों का शासन था, लेकिन ये तो स्वतंत्र भारत था। यहाँ चुनाव प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया तरीके से होती थी, कानूनों के हवाले से होती थी, और इसमें ये कुतर्क दिए गए थे। और इस तरह हुआ है कि यूकेडी हाशिए पर चली गई थी, और यही उसके आत्मघाती साबित हुआ था। मेन मुख्य कारण यह था। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा, पार्टी में विघटन हो गया, इन्होंने संगठन नहीं बनाया, इस तरीके से ही इनकी कमियां रही, ये हो गया। आज यदि यूकेटी प्रमुख दल होती, सत्ता में होती, तो कई मुद्दे ऐसे थे जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर पाती, न बोल पाती, क्योंकि उनकी डोर दिल्ली में बंदी है। चाहे चुनाव से परिसीमन का मामला हो, भू कानून हो, और राजधानी का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी सुलझ नहीं पाए हैं। राजधानी गैरसैंण नहीं बन पाई, देहरादून में अभी भी चल रही है। मैदानी के लोग जो आंदोलन में जिनका लेना देना नहीं था, वो आज सत्ता में बैठे हैं, और जिस आंदोलन जिस पार्टी ने किया था वो हाशिए पर चली गई थी। फिर भी इसमें एक बात कहने की जरूर है, ठीक है इनकी कमियां थी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने क्या किया? उन्होंने भी यूकेडी के साथ विश्वासघात किया। चाहे जैसे भी थे, ये पार्टी उत्तराखंड की क्रांति दल जो था वो उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ मुखर खो के उठाती, इनको लोग सुधरने का भी मौका देते, लेकिन कम से कम इनको अच्छी ताकत कर बनाते पॉलिटिकल पर, ताकि ताकत बनती तो लोगों की आवाज़ ठीक तरीके से होती। अन्यथा आज भी ये लोग दिल्ली में देखो कांग्रेस से बीजेपी की दरी उठाते हैं, अब ये आम आदमी पार्टी की दरी उठाएंगे उत्तराखंड में, और ये दरी ही उठाते रह जाएंगे और राज करेंगे दूसरे लोग। तो यूकेडी की ये गाथा कैसी लगी आपको, मुझे अवश्य बताएं, और मेरे इस संपादकीय न्यूज़ चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जो मेरा मुख्य चैनल है हिमालय लोक, उसको भी देखते रहिए। वो हिमालय की संस्कृति, इतिहास, लोक, सरोकार आदि पर केंद्रित है। अब मिलते हैं नई कड़ी में, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।